चलो बेटा, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ध्यान है सबका? स्टार्ट करें? पक्का? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं ना। अपना चैप्टर चालू है 8वां, जिसका नाम है धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान तो मालूम है सबको? इससे पहले लेक्चर में बताया था ना मैंने, धातु विज्ञान किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर जो धातुएं होती हैं, जो अयस्क होते हैं, उनका शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया जिसमें पढ़ते हैं, उसे हम धातु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा? तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है, और सक्रियता श्रेणी और अम्लराज। ये टॉपिक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिए। ठीक है बेटा? और आज का अपना टॉपिक है बेटा आयनिक यौगिक। क्या है बेटा? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है बेटा? आयनिक यौगिक मतलब वे यौगिक जो आयनों का आदान प्रदान करके बनते हैं। ठीक है? मतलब आपको मैंने बताया है कि धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को दान करती है, और अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो धातु इलेक्ट्रॉन दान की और दान करके वो धनायन बन जाती है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बन जाती है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करके और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर क्या होता है बेटा? दोनों एक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। उस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। समझ में आया बेटा? तो धातुएं और अधातुएं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को दान करके और ग्रहण करके जो यौगिक बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। समझ में आया बेटा? चलो थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं बेटा। आयनिक यौगिक क्या है? धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। धन आयन बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन दान करता है? धातुएं करती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? अधातुएं। तो धन आयन से और ऋण आयन से, इन दोनों से जो यौगिक बनता है बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या? आयनिक यौगिक। समझ में आया बेटा? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है? धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के विपरीत आवेश है। आप जानते हो बेटा, जो धन आयन है प्लस और ऋण आयन है माइनस, एक दूसरे की क्या है? विपरीत है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है बेटा? इस कारण इनके बीच स्थिर विद्युत आवेश बल होता है। तो ये क्या होता है? ये धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बेटा। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल ही धन व ऋण आयनों को बीच आयनिक बंध बनाता है। तो धन आयन हो गया, ऋण आयन होगा, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनके बीच में जो आकर्षित करने का गुण पाया जाता है ना बेटा, इसी के कारण इनके बीच में क्या बनता है बेटा? बंध बनता है। क्या बनता है? बंध, जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध। समझ में आया बेटा? तो आप समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन, इन दोनों से क्या बनता है बेटा? आयनिक बंध, आयनिक यौगिक बनता है। मतलब जो धातुएं होती है इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इसके कारण धातुएं और अधातुएं दोनों मिलती हैं और मिलकर इलेक्ट्रॉनों का दान और ग्रहण करके एक यौगिक बनाती हैं, जिसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया आयनिक यौगिकों के बारे में। ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। चले? समझ में आया? चलो बेटा, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म। जो आयनिक यौगिक है, इनके गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से इनमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है? तो सामान्य गुणों की हम बात करेंगे। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था वाले तथा कठोर होते हैं। तो ये इसका गुण हो गया ना बेटा? क्या हो गया? गुण। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है? और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति मतलब क्या होता है बेटा? इनके ऊपर दाब लगता है ना, दाब, इनके ऊपर दाब लगता है तो ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण इन पर दाब डालने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं।
समझ में आया? तो अगर आपके एग्जाम में आए कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं तो आप बता देंगे बेटा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं कि धात्विक इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधात्विक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इनके कारण जो यौगिक बनता है धातु और अधातु के कारण दोनों मिलकर जो यौगिक बनाती है इलेक्ट्रॉनों का दान करके और ग्रहण करके इनसे एक यौगिक बनता है, उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बेटा। और अगर बात करें इनके सामान्य गुणधर्म की कि इनके सामान्य गुणधर्म भी बताइए तो आप बता देना बेटा आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति के मतलब इनके ऊपर दाब डालने से क्या होता है बेटा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। समझ आया बेटा? तो ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया। क्या हो गया, गुण। ये ठोस है, ये कठोर है, ये भंगुर प्रकृति का है, तो ये इसके क्या है बेटा, गुण। समझ में आया? किसके, आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है। इन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अब बेटा आपको मैंने बताया है कि धात्वे और अधात्वे दोनों मिलकर ही क्या करती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। क्योंकि धातु तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। ठीक है बेटा, और यौगिक बना लेती है आयनिक यौगिक। ठीक है बेटा। अब यहां पे मैंने बताया इन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, मतलब आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। ये क्या करके रखते हैं, आकर्षित। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको आयनिक यौगिक का। ठीक है बेटा, आयनिक यौगिक का एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। जैसे आपकी धातु हो गई सोडियम, क्या हो गई, सोडियम। सोडियम के ऊपर धनावेश होता है, सोडियम के ऊपर क्या होता है, धनावेश। और एक बात करता हूं मैं क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश होता है। तो सोडियम ने इसको दान किया इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने इसको ग्रहण किया। ये तो दान करके धनायन बन गई और ये ग्रहण करके ऋणायन बन गई, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया बेटा, आयनिक यौगिक हो गया। क्या हो गया, ये आयनिक यौगिक। सोडियम आपका धातु है, क्लोरीन आपका अधातु है। सोडियम ने धातु दान, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया, और दोनों मिलकर एक यौगिक बना लिए। क्या बना लिए, यौगिक। इस यौगिक को हम बोलेंगे आयनिक यौगिक। समझ में आया, NaCl। अब इसके अंदर, अब इस टॉपिक को समझो बेटा, ये क्या बोल रहा है, इन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। अब ये यौगिक है बेटा, आयनिक यौगिक है। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं परमाणु, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है बेटा। क्या है, आकर्षण बल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इस कारण इन यौगिकों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बेटा जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि धात्विक इलेक्ट्रॉन दान करती है, धनायन बन जाती है, और अधात्विक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए वो ऋणायन बन जाती है। क्योंकि इनके पास धनायन होता है और ये ऋणायन होता है, और धनायन और ऋणायन के बीच में तो वैसे ही आकर्षण बल रहता है, आकर्षण बल रहता है ना। तो इसी आकर्षण बल को के कारण उनके बीच में बंध बनता है, जिसको हम आयनिक बंध बोलते हैं। तो ये जो आयनिक बंध है वो मजबूत रहता है। कैसा रहता है, मजबूत रहता है। ठीक है। तो उस बंध को तोड़ने के लिए क्या होता है बेटा, अधिक ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए उस बंध को तोड़ने के लिए। सही है ना बेटा, समझ में आया? इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक व क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। अब बेटा ये बताया कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर जो परमाणु होते हैं ये एक दूसरे से अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, और इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। अधिक ऊर्जा चाहिए ना। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आयनिक यौगिक है उनका द्रवणांक ज्यादा है। मतलब द्रवणांक मतलब समझ गए ना, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलना ही द्रवणांक कहलाता है। ठीक है। तो आयनिक यौगिकों को द्रव में बदलने के लिए ज्यादा तापमान लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा तापमान लगेगा। और उनका क्वथनांक मतलब द्रव से गैस बनाने के लिए भी ज्यादा तापमान लगेगा। समझ में आया बेटा? आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, रासायनिक। ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा क्या है, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक तो होते हैं बेटा वो पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं आयनिक यौगिक। समझ में आया बेटा? लेकिन कार्बनिक विलायकों, पानी में तो घुल जाते हैं आयनिक यौगिक, लेकिन कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायक, विलायक मतलब घोलने वाला। एक तो होता है बेटा विलय, क्या होता है, विलय, और एक होता है विलायक। एक क्या होता है, विलायक। ठीक है बेटा। तो विलायक मतलब घोलने वाला, विलायक मतलब घोलने वाला, और विलय मतलब घुलने वाला, विलय मतलब घुलने वाला। जैसे पानी का गिलास लिया, उसमें आपने नमक डाला, तो नमक क्या हो रहा है, घुल रहा है। नमक क्या हो रहा है, घुल रहा है। और पानी क्या कर रहा है, घोल रहा है। पानी क्या कर रहा है, घोल रहा है।
तो विलय और विलायक दोनों को जोड़ के ही क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन जानते हो ना, सॉल्यूशन विलयन। तो विलय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। अगर आपको कोई पूछे विलयन किसे कहते हैं तो आप बता देना बेटा, विलय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो विलय मतलब तो हो गया घुलने वाला और विलायक मतलब हो गया घोलने वाला। और एग्जांपल आप ये दे सकते हो जो मैंने आपको बताया, पानी का ग्लास लिया, उसमें आपने नमक घोला, तो नमक तो क्या कर रहा है, घुल रहा है, इसलिए वो विलय हो गया। और पानी क्या कर रहा है, उसको घोल रहा है, वो विलायक हो गया। अब वो घुलने के बाद में वो बन गया आपके पास में विलयन। क्या बन गया, विलयन। समझ में आया बेटा। तो अब यहां आ जाते हैं, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं बेटा, जल में घुल जाते हैं। जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया आयनिक यौगिक का, NaCl। NaCl ये आयनिक यौगिक का एग्जांपल है, ठीक है, उदाहरण है। ठीक है। तो NaCl ये इसमें Na धातु है, ये A धातु है, दोनों मिलकर एक यौगिक बन गए जो आयनिक यौगिक है। अब ये NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक की हो गए, नमक का यही होता है ना, सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम नमक को पानी में घोलेंगे तो ये क्या होता है, अपने अणुओं में टूट जाता है। अपने अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आया बेटा। और उस पानी में घुल जाता है, पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन आगे देखो, लेकिन कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायक कौन से, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि, ठीक है, इनमें अविलय होता है, इनमें नहीं घुलता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं ना बेटा, वो पानी में तो घुल जाते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। समझ में आया बेटा, पक्का। आगे बढ़े, क्या पढ़ रहे हैं हम, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म। ठीक है बेटा। आगे देखो, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत धारा का वहन नहीं करते। ठोस अवस्था में, अगर आयनिक यौगिक ठोस है, कैसा है, ठोस, उसकी जो अवस्था है वो ठोस है। आयनिक यौगिक की अवस्था कैसी है बेटा, ठोस है। तो क्या होता है, विद्युत धारा का वहन नहीं करते हैं, उनमें विद्युत धारा नहीं बहती है, मतलब करंट पास उनमें नहीं होता है आयनिक यौगिकों में, अगर वो ठोस अवस्था में है तो। क्योंकि ठोस अवस्था में उनके आयन गति नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक अगर ठोस है बेटा तो उसके अंदर जो आयन है ना, धन आयन और ऋण आयन जो भी है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या होते हैं बेटा, गति नहीं करते हैं। लेकिन विलयन की अवस्था में ये विद्युत धारा का वहन करते हैं। तो आप ये समझ गए कि जो अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, और अगर लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो उसमें विद्युत धारा बहेगी। समझ में आया बेटा। तो ये भी आयनिक यौगिकों का क्या हो गया, गुण हो गया। क्या हो गया बेटा, गुण। समझ में आ गया बेटा। तो आपको समझ गए होंगे आयनिक यौगिक क्या होते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और धनायन और ऋणायन कैसे बनाते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातु ग्रहण करती है। इसलिए धातु और अधातु दोनों मिलकर क्या कर लेती है, एक यौगिक बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। समझ में आया बेटा। धातु के पास धनावेश होता है और अधातु के पास ऋणावेश होता है, इसलिए क्या होता है, इनसे जो यौगिक बनता है उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, अधिक आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है तो आप समझ जाओ बेटा, इनका द्रव्यमानांक और क्वथनांक भी क्या है, उच्च है, ज्यादा है। ठीक है। और अगर ठोस अवस्था में है आयनिक यौगिक तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं होगा, अगर द्रव अवस्था में है तो विद्युत धारा का प्रवाह है होगा। ठीक है बेटा। क्योंकि द्रव अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहन कर पदार्थों को हम पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज। जैसे पेट्रोल हो गया, कहां से निकालते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से निकालते हैं। डीजल, पेट्रोल, कोयला, सोना, चांदी, तो ये सब क्या है, खनिज है, क्योंकि हम इन्हें पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा। जिसके साथ बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई होती है। अब ये जो खनिज होते हैं ना बेटा, ऐसा तो है नहीं कि हमें प्योर मिलेगा, पूरा शुद्ध मिलेगा, इनके साथ में मिट्टी वगैरह, ठीक है, तो ये सब अशुद्धियां भी इनके साथ में मिली हुई रहती है। समझ में आया बेटा।
तो खनिज के बारे में पूछे, खनिज किसे कहते हैं तो बता दोगे कि वे पदार्थ जिनको पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दे देना, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो भी है, और इनके साथ में अशुद्धियां भी होती है, फिर बाद में इनको शुद्ध किया जाता है, और कैसे शुद्ध किया जाता है आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसी को तो हम धातु विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी, अयस्क की। अयस्क क्या होते हैं बेटा, ध्यान दो, अयस्क क्या होते हैं, एक प्रकार से खनिज ही है बेटा। क्या है, खनिज। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जिन खनिजों से आसानी से और लाभदायक पद्धति से, लाभदायक पद्धति से मतलब लाभदायक तरीके से धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्कों का सांद्रीकरण, अब देखो अयस्कों का हम क्या करेंगे बेटा, सांद्रीकरण करेंगे। अयस्क से हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, मतलब उनको शुद्ध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शुद्ध। सांद्रीकरण मतलब समझ गया ना, मतलब इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो देखो बेटा अयस्कों का सांद्रीकरण किसे कहते हैं। अयस्कों का सांद्रीकरण सबसे पहले ये देख लो, अयस्कों से मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क या शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। अब बेटा अयस्क हमें मिला, तो अयस्क में अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, तो अयस्कों से हम क्या करेंगे, अशुद्धियों को अलग करेंगे। अयस्कों से हम अशुद्धियों को क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। मतलब अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रीकरण कहलाता है। समझ में आया बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे बेटा। अयस्कों के सांद्रीकरण की पद्धतियां, अब देखो अयस्कों का सांद्रीकरण करेंगे, अयस्कों से हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, तो इनकी भी अलग अलग पद्धतियां हैं। अलग अलग क्या है, पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। समझ में आया बेटा। तो कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहली पद्धति का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, इसके द्वारा भी हम अयस्क का क्या कर सकते हैं, सांद्रीकरण कर सकते हैं। मतलब अयस्क से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं इस पद्धति के द्वारा। तो ये अयस्कों की सांद्रीकरण पद्धतियां हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे अयस्क का सांद्रीकरण किसे कहते हैं, तो अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रीकरण कहलाता है। तो अयस्कों की सांद्रीकरण पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो अयस्कों की सांद्रीकरण पद्धतियां ये चार यहाँ पे आपको दी गई है। पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। आगे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, कैसे गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति का उपयोग करके अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। समझ में बेटा, कैसे अयस्कों से अशुद्धि दूर की जाती है इस पद्धति का उपयोग करके। आगे देखने चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। तीसरी पद्धति है फैन उत्प्लावन पद्धति। चौथी पद्धति है निक्षालन। क्या है, निक्षालन। ठीक है, तो इन चारों पद्धतियों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, और इन चारों पद्धतियों की सहायता से, इनके माध्यम से, इन पद्धतियों के जरिए हम कैसे अयस्कों से अशुद्धियां दूर करते हैं वो अब हम देखेंगे बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत अच्छा बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बेटा। अब देखो जिसमें पहली पद्धति है, ठीक है, अब देखो बेटा पहली पद्धति क्या बोल रही है, गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति मतलब अयस्कों का हम क्या कर रहे हैं बेटा, सांद्रीकरण कर रहे हैं, अयस्कों से अशुद्धियां दूर कर रहे हैं। तो पहली पद्धति देखते हैं, पहला तरीका देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो पहली पद्धति का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। समझ में आया बेटा। तो ध्यान दो बेटा, नाम क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। पृथक्करण मतलब अलग करना, पृथक्करण मतलब अलग करना। गुरुत्वीय मतलब उसके अंदर ग्रेविटी यूज होगी, गुरुत्वाकर्षण बल उसके अंदर यूज होगा इस पद्धति में। तो देखते हैं कैसे यूज होता है। ठीक है बेटा, तो गुरुत्वीय बल का उपयोग करके हम अशुद्धियों को पृथक्करण करेंगे, अलग करेंगे। ध्यान दो बेटा कैसे, गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति से अयस्कों के अशुद्धियों को आसानी से अलग किया जा सकता है। मतलब इस पद्धति का उपयोग करके हम अयस्कों से अशुद्धियों को आसानी से दूर कर सकते हैं बेटा। समझ में आया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझो, मतलब इस पद्धति को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे अलग अलग पॉइंट इसलिए बना के लिखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सको, आसानी से समझ सको। आपको तो एग्जाम में पूरे डायग्राम के रूप में ही पूरा पैराग्राफ ही लिखना है। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने पॉइंट अलग अलग बना दिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और एक एक पॉइंट आपको आसानी से समझ जाए बेटा, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिए। ठीक है बेटा, तो हम अयस्कों से अशुद्धियां दूर कर रहे हैं
तो पहली पद्धति है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। इस पद्धति की सहायता से अयस्क से हम अशुद्धियों को दूर करेंगे। तो इस पद्धति की सहायता से हम आसानी से अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति भी दो प्रकार से होती है। इसके भी दो प्रकार है, इसके भी दो प्रकार। पहला प्रकार है विफलिटेबल पद्धति और दूसरा प्रकार है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। तो अब ये दोनों पद्धतियां देखेंगे कि इन दोनों पद्धतियों के द्वारा हम कैसे अयस्क से अशुद्धि दूर करते हैं। नाम था गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। मतलब इस पृथक्करण पद्धति के अंदर, इस अलग करने वाली पद्धति के अंदर गुरुत्वीय बल यूज होता है। इसके भी दो प्रकार बता दिए। विफलिटेबल पद्धति मतलब इसके अंदर भी गुरुत्वीय बल यूज होगा और जल शक्ति पर आधारित पद्धति इसमें भी गुरुत्वीय बल यूज होगा। देखते हैं कैसे। ठीक है बेटा, तो इसके भी दो प्रकार हो गए। इन दोनों प्रकारों से अब हम कैसे अशुद्धियों को दूर करेंगे ऐसा को वो अब हम देखने वाले हैं बेटा। चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन सी देखें? विफली पृथक्करण पद्धति। तो विफली टेबल का बात करते हैं अपन। सबसे पहले विफली टेबल में कैसे अयस्कों से अशुद्धियां दूर की जाती है। ध्यान दो बेटा, पृथक्करण की इस पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े लेकर उसे ढलान वाले पृष्ठभाग पर लगाकर विफली टेबल बनाते हैं। ध्यान दो बेटा कि ये एक क्या है? पृथक्करण पद्धति है। पृथक्करण मतलब अलग करना, पृथक्करण मतलब अलग करना। अशुद्धियों को अलग करने की ये क्या है? एक पद्धति है बेटा। ठीक है, तो इस पद्धति में हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। मतलब लकड़ी के पतले पतले क्या लेते हैं और कम चौड़े लकड़ी के पतले पतले और कम चौड़े, बोले तो इतने थे ही, जो हथेली है ना इतने और हथेली इतनी पतली लकड़ी लेते हैं और इतने ही चौड़े लेते हैं। ठीक है, टुकड़े लेते हैं, उन्हें ढलान वाले पृष्ठभाग पर लगाकर विफली टेबल बनाते हैं। मतलब उससे हम ऐसे इस प्रकार की एक टेबल बना लेते हैं। मतलब ये लकड़ी की है, ठीक है बेटा, और उसके छोटे छोटे लकड़ी के पट्टे होते हैं उसमें, ठीक है, और उनके बीच में जगह छोड़ते हैं। और वो कैसे, मैं आपको दिखाई देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से होता है बेटा। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, ये लकड़ी के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं बेटा। ये देखो, ये लकड़ी के क्या है? टुकड़े, और इनके बीच में ये गैप है। क्या है बेटा? गैप है। ये इन लकड़ियों के बीच में क्या है बेटा? गैप। समझ में आ गया? ऐसे क्या बना ली इसने? एक टेबल बना ली। ये है विफली टेबल पद्धति। इसके अंदर लकड़ियों का उपयोग करके कम ढलान है। ऐसे क्या है बेटा? ढलान। ऐसी क्या बना ली बेटा? एक टेबल बना ली। क्या बना ली बेटा? टेबल। देख लो इसको अच्छे से, इस प्रकार से टेबल बना ली। ठीक है बेटा, देखो यहां से चूर्ण डालेंगे, अयस्क का चूर्ण ऊपर से डालेंगे, यहां से अयस्क का चूर्ण डालेंगे, यहां बीच में से पानी आएगा, यहां बीच में से क्या होगा बेटा? पानी आएगा। पानी और चूर्ण दोनों घुल जाएंगी ना। फिर इस टेबल के ऊपर आएंगी, तो ये पानी और चूर्ण दोनों घुले हुए हैं, इस टेबल के ऊपर आएंगे। और ये टेबल क्या होती रहेगी बेटा? कंपित होती रहेगी। कंपित मतलब कि वाइब्रेट करती रहेगी। ये टेबल क्या करती रहेगी? वाइब्रेट करती रहेगी, जिससे क्या होगी? ये टेबल अशुद्धियों को दूर करने का काम करेगी। शुद्धि है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, ध्यान देते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान दो कैसे। तो समझ गए ना? पृथक्करण की इस पद्धति के अंदर लकड़ियों के पतले पतले और कम चौड़े टुकड़े लेते हैं और एक विफली टेबल बना लेते हैं, जो कि टेबल मैंने आपको अभी दिखा दी है। समझ में आया बेटा? तो एक टेबल बन गई। ठीक है, यह टेबल लगातार कंपित होता है। यह टेबल क्या होता है? कंपित होता है, वाइब्रेट करता है ये टेबल। ठीक है, इस टेबल पर अयस्क का चूर्ण डालते हैं। अब ऊपर से मैंने दिखाया था ना अभी, ऊपर से क्या डालते हैं? चूर्ण डालते हैं। अयस्क का यह चूर्ण अयस्क के छोटे टुकड़ों से बोल मील, क्या बोला बेटा? बोल मील, जिसे इंग्लिश में यहां लिख दिया है मैंने BALLMILL, बॉल मिल का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इसने बेटा क्या बताया कि आपने टेबल बना ली, ये टेबल कंपित करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, और इस टेबल पर अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। और वो चूर्ण बनाया कैसे जाता है? इस तकनीकी से बनाया जाता है।
बोल मिल तकनीकी से। अब बोल मिल क्या है? एक तकनीकी है। क्या है बेटा? एक तकनीकी है। इस तकनीकी में क्या किया जाता है? ऐसक का क्या किया जाता है? टुकड़े किए जाते हैं, ऐसक को पीसा जाता है, ऐसक को पीसा जाता है। अब जिस तरीके से पीसा जा रहा है, जिस तरीके से ऐसक का चूर्ण बनाया जा रहा है, ऐसक के टुकड़े किए जा रहे हैं, उस विधि को हम कहते हैं बोल मिल विधि। क्या कहते हैं बेटा? बोल मिल विधि। तो एक विधि है, ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है, ऐसकों का चूर्ण करने का तरीका है ये बेटा। ऐसकों का चूर्ण बनाने का एक तरीका है बोल मिल। कंफ्यूज नहीं हो जाओगे ना बोल मिल क्या है? तो बोल मिल एक तरीका है, एक तकनीकी है, जिसके अंदर मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। मशीन यांत्रिक तकनीकी है, ये यांत्रिक तकनीकी बोले तो मशीनों के द्वारा ऐसकों के टुकड़े किए जाते हैं बेटा। मशीनों के द्वारा ऐसकों का चूर्ण किया जाता है। तो आपने टेबल बनाई, टेबल कंपित कर रही है, वाइब्रेट हो रही है, ऊपर से आप चूर्ण डाल रहे हो, ऐसक का चूर्ण डाल रहे हो। और ऐसक का चूर्ण कैसे बनाया जाता है? बोल मिल विधि के द्वारा बनाया जाता है। यह एक तकनीकी है, यंत्रों के द्वारा ऐसकों का चूर्ण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? आगे देखो, टेबल के ऊपर से पानी बहाया जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया, टेबल बनाई हुई है, उसके ऊपर से क्या बहाया जाता है? पानी। मतलब चूर्ण ऊपर से डाल रहे हो टेबल के, और बीच में से फिर पानी भी डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? पानी भी डाल रहे हो, जिससे हल्की मृदा अशुद्धि पानी के साथ दूर बह जाती है, जिसमें ऐसक की मात्रा अधिक और मृदा अशुद्धियां भी कम मात्रा में होती है। तो आपने देखो बेटा, टेबल के ऊपर से पानी भी आ रहा है, जिसमें हल्की मृदा होती है, जो हल्की मिट्टी होती है ना उसके अंदर, ठीक है, जो अशुद्धि होती है वो पानी के साथ बहकर दूर हो जाती है, जिसमें क्या होता है? ऐसक की मात्रा अधिक और मृदा अशुद्धियां की मात्रा कम होती है। ऐसे सभी भारी कण लकड़ी के छोटे टुकड़ों के पीछे अटक जाते हैं और खांचों में आगे जमा हो जाते हैं। अब वो जो खांचे बनाए हैं ना बीच बीच में, लकड़ी के टुकड़ों के बीच में जो गैप दिया है, उनके अंदर क्या होते हैं? ऐसक के टुकड़े अटक जाते हैं। ऐसक के टुकड़े क्या हो जाते हैं बेटा? अटक जाते हैं। और पानी के साथ में मृदा अशुद्धियां और ऐसक भी, ऐसक और मृदा अशुद्धियां दोनों पानी के साथ में बहकर जाती हैं। लेकिन जो बड़े टुकड़े होते हैं ना बेटा, वो बड़े टुकड़े तो लकड़ी की खांचों में ही अटक जाते हैं, ठीक है, और वो साइड में जमा हो जाते हैं। और पानी के साथ बहकर अशुद्धियां और ऐसक का जो चूर्ण होता है वो पानी में बहकर नीचे आ जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब इसकी मैंने आपको डायग्राम तो दिखाई दिया है कि ऐसे ये टेबल होती है बेटा, ठीक है। यहां से आप चूर्ण डाल रहे हो, ऐसक का चूर्ण, ठीक है, ऐसक का चूर्ण यहां से डाल रहे हो, ऐसक का चूर्ण यहां से डाले, यहां बीच में देखो पानी का सिस्टम लगा हुआ है, जहां से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। पानी और ऐसक का चूर्ण दोनों घुल जाएंगे, इस टेबल के ऊपर आएंगे, ठीक है, और ये टेबल वाइब्रेट होती रहती है, कंपन करती रहती है, और ये टेबल में ऐसे ढलान होता है, ठीक है, कंपन करते रहती हैं। अब ये बीच में गैप होते हैं, बीच में क्या होते हैं बेटा? गैप, ठीक है। इन गैपों के अंदर ऐसक के जो बड़े टुकड़े होते हैं ना, वो तो अटक जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अटक जाते हैं। लेकिन पानी के साथ में जो हल्की मृदा शुद्धि होती है और जो बारीकी ऐसक होता है, वो टेबल से बहकर इसके ऊपर आकर इसमें आ जाता है बेटा, इसके अंदर आ जाता है। और मृदीय शुद्धियां होती है ना, वो इसके अंदर आ जाती हैं, और जो सांद्र ऐसक होता है वो यहां इसके अंदर जमा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यह हो गई आपकी विफल्य टेबल पद्धति। अगर आपके एग्जाम में ऐसा चित्र बना के दे दे और आपको पूछे ये कौन सी पद्धति है, तो आप बता देना ऐसकों के सांद्रीकरण की विफल्य टेबल पद्धति है ये। और इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो आप एक्सप्लेन कर देना कि इसके अंदर क्या होता है कि लकड़ियों के कम चौड़े व पतले पतले, ठीक है, लकड़ी के द्वारा एक ढलाल वाली टेबल बनाई जाती है, जिसको हम विफल्य टेबल बोलते हैं, और उन लकड़ियों के बीच में गैप दिया जाता है। मतलब आपने जो समझा है वही लिखना है। गैप दिया जाता है, ऊपर से ऐसकों का चूर्ण डाला जाता है, वो ऐसकों का चूर्ण बोल मील विधि के द्वारा बनाया हुआ वो होता है। मतलब बोल मील विधि एक तरीका है, तकनीकी है, जिसके द्वारा ऐसकों का चूर्ण बनाया जाता है, और उस ऐसक के चूर्ण को ऊपर से डाला जाता है, और पानी भी साथ में आता है, और जो टेबल होती है वो कंपन करती रहती है। इसमें जो बड़े टुकड़े होते हैं ऐसक के, वो खांचों में अटक जाते हैं, ठीक है, और ऐसक और मृदा अशुद्धियां कुछ जो बारीक होते हैं वो आके पानी में आगे बहते हैं,
और इस साइड में ये सांद्र अयस्क जमा हो जाता है और मृदा अशुद्धियां इधर बाहर निकल जाती है। ये आपकी विफल्य टेबल पद्धति होगी। मतलब यहाँ पे अयस्क का सांद्रीकरण कर लिया, अयस्क से अशुद्धियों को दूर कर लिया इस पद्धति के द्वारा। समझ में आया बेटा? पक्का? अगली पद्धति पढ़े। तो बेटा इसके अंदर देखो, गुरुत्वाकर्षण बल लगाना। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे? अयस्क का चूर्ण इसके ऊपर डाला आपने, तो टुकड़ों के ऊपर जो भारी टुकड़े हैं उनको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है ना, तो वो टुकड़े वहीं पे जमा हो गए, किसके अंदर? खांचों के अंदर जमा हो गए ना, तो उनके ऊपर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। समझ में आया? तो ये गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति है, और वो पहला प्रकार हो गया गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति का, विफल्य टेबल। ठीक है, अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। अब देखो बेटा, जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति, इसके अंदर पानी की शक्ति का उपयोग किया जाएगा। पानी की शक्ति का उपयोग किया जाएगा। पानी का उपयोग करके कैसे मृदा अशुद्धियों को दूर करेंगे, वो अब हम इसमें देखेंगे बेटा। तो ध्यान दो, क्या होता है बेटा इसके अंदर? इस पद्धति में शंकु आकार जैसी एक टंकी होती है बेटा। शंकु का आकार समझते हो ना? हाँ, शंकु ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये मैंने उल्टा बना दिया है, या आप सीधा भी बना सकते हो। ऐसा शंकु होता है, सही है ना बेटा? तो शंकु के आकार की क्या होती है बेटा? इसमें एक टंकी होती है, तो जिसकी संरचना कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसी होती है। तो इस पद्धति के अंदर शंकु के आकार की एक ऐसी टंकी होती है। इस टंकी के ऊपरी सिरे पर पानी बाहर जाने के लिए एक टोटी होती है। मतलब एक टंकी है बेटा, क्या है? एक टंकी। और उस टंकी का आकार कैसा है? शंकु के आकार का। कैसा है? शंकु के आकार का। और इस शंकु के आकार की टंकी के ऊपरी सिरे पर, ऊपर की तरफ क्या है? पानी बाहर जाने के लिए एक क्या है? टोटी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? टोटी लगी हुई है। और इस टंकी में पानी भरने के लिए नीचे एक नली लगी हुई होती है। अब वो जो शंकु आकार की टंकी है ना बेटा, उसके नीचे से तो पानी भरा जा रहा है, नीचे से पानी भरा जा रहा है, और ऊपर एक टोटी है जिसके पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बारीक पिसा हुआ अयस्क ऊपर से टंकी में डालते हैं। टंकी के ऊपर से क्या डाल रहे हैं? बारीक पिसा हुआ अयस्क डालते हैं। तो दिमाग में इमेज क्रिएट करते जाओ बेटा। ठीक है, इस टंकी में नीचे लगी हुई नली से तेज गति से पानी भरा जाता है। अब वो जो टंकी है ना बेटा, ऊपर टोटी लगी हुई है बाहर पानी निकलने के लिए, नीचे टोटी लगी हुई है पानी भरने के लिए, जो नली लगी हुई है। अब उसमें तेज पानी भरा जाता है, तेज बहाव के साथ में, और ऊपर से उसमें क्या डालते हैं? अयस्क का चूर्ण डालते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दो। मृदा अशुद्धि हल्की होने के कारण ये पानी के साथ बहकर टंकी के ऊपर लगी हुई टोटी की सहायता से बाहर निकलकर जमा हो जाती है। तो ध्यान दो बेटा, ऊपर क्या लगी हुई है बेटा? टोटी लगी हुई है बाहर पानी निकलने के लिए। तो मृदा अशुद्धियां, वो जो अयस्क आपने उसके अंदर डाला है, अयस्क का चूर्ण, वो पानी में घुल जाता है। पानी के अंदर क्या हो जाता है बेटा? घुल जाता है। घुलने के कारण उसके अंदर जो बारीक अशुद्धियां होती है, मिट्टी की अशुद्धियां, वो तो तैरकर पानी के ऊपर आ जाती है और उस टूटी की सहायता से बाहर निकल जाती है। और जो बारीक कण रहते हैं, वो वजन के कारण नीचे पेंदी में जमा हो जाते हैं। पेंदी के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? जमा हो जाते हैं। तो यहां पर भी गुरुत्वीय बल लगा ना, गुरुत्वीय बल लगा, इसीलिए गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति है ये। और ये गुरुत्वीय पृथक्करण की दूसरी पद्धति है जल शक्ति पर आधारित। मतलब जल का उपयोग किया जा रहा है पृथक्करण करने के लिए, पानी का उपयोग किया जा रहा है। समझ में आया? तो बारीक कण वजन होने के कारण नीचे चले जाते हैं, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से उनको नीचे खींच लेती है। समझ में आया बेटा? और अयस्क के बाहरी कण टंकी के पेंदी में, तली में जमा हो जाते हैं। तो बारीक जो अशुद्धियां होती है वो तो टोटी से बाहर निकल जाती है ऊपर से। ठीक है, और बाहरी कण क्या होते हैं? टंकी के पेंदी में जमा हो जाते हैं। यह पद्धति गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। बता दिया मैंने कैसे आधारित है। ठीक है, क्योंकि बाहरी कणों को पृथ्वी क्या करती है? अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए तो पेंदी में जमा होंगे, जिसके कारण समान आकार के कण उनके विशिष्ट भार के कारण पानी की सहायता से अलग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा का क्या किया जाता है बेटा? सांद्रीकरण किया जाता है, जिसका चित्र आप देख सकते हो बेटा, ऐसी होती है। देखो बेटा, शंकु आकार की टंकी आपकी जो है, देख सकते हो, ये जो टंकी है आपकी कैसी है? शंकु आकार की। देखो ये शंकु ही बन गया ना, ये देखो ये शंकु बन गया। कि शंकु आकार की टंकी होती है, यहां नीचे से पानी की नली लगी हुई होती है। ये रही पानी की नली, जिसमें क्या भरा जाता है? पानी भरा जाता है तेज बहाव के साथ में।
सही है ना बेटा। ऊपर टोंटी लगी हुई होती है, ये रही आपकी ऊपर पानी निकलने के लिए टोंटी, ठीक है। ऐसक का चूर्ण ऊपर से डालते हैं, ऐसक का चूर्ण ऊपर से डाल रहे हैं इसमें, नीचे तेज पानी भरा, ऊपर से ऐसक का चूर्ण डाला, दोनों इसमें घुल गए, दोनों इसमें घुल गए। अब ऐसक का चूर्ण पानी में घुल गया, अब जो बारीक अशुद्धि थी वो तो तैर कर पानी के इधर बाहर आ जाएगी, मृदा शुद्ध यहां से बाहर निकल जाएगी, और ऐसक के जो बारीक कण थे वो यहां आके पेंदी में जमा हो जाएंगे। यहाँ देखो देखो ये ब्राउन ब्राउन है ना, हाँ इधर से आ जाएंगे, ये इधर से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसक का सांद्र ऐसक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो बारीक कण थे, ठीक है। और ऐसक का निलंबन, मतलब ऐसक यहाँ पे अंदर घुल रहा है, पानी में क्या हो रहा है, घुल रहा है। समझ में आया? किस प्रकार से जल शक्ति पर आधारित है, पानी का उपयोग किया जा रहा है और ऐसकों का सांद्रीकरण किया जा रहा है। अगर आपके एग्जाम में चित्र दे दे और पूछे इसके बारे में कि ये क्या है, तो आप बोल देना ये जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति है, इसकी सहायता से ऐसकों का सांद्रीकरण किया जाता है। और यह गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति के दो प्रकार हैं, जिनमें से ये दूसरा प्रकार है बेटा, ये जल शक्ति पर आधारित। पहला था विफल्य टेबल, दूसरा है जल शक्ति पर आधारित पद्धति। तो दोनों में गुरुत्वीय बल लग रहा है। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े क्या बेटा? शाबाश। अब देखो बेटा चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। जोश नहीं दिख रहा है यार तुम्हारे, जोश दिखाओ, जोश। हाउ इज द जोश? शाबाश। आगे देखो, अब बेटा ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं ऐसकों का सांद्रीकरण। अब ऐसकों का सांद्रीकरण मतलब ऐसकों से अशुद्धियों को दूर करना, ऐसकों का सांद्रीकरण कहलाता है। ऐसकों से अशुद्धियों को दूर करने की चार पद्धतियां हैं। पहली गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति के भी दो प्रकार, विफल्य टेबल पृथक्करण पद्धति और जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। अब बात करते हैं बेटा दूसरी पद्धति की। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति हो गई, उसके दो प्रकार हो गए। अब दूसरी पद्धति चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, ये दूसरा प्रकार है बेटा, कैसे ऐसकों का सांद्रीकरण किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, नाम से ही समझ गए होंगे, इसमें चुंबक का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? चुंबक का। तो ध्यान दो बेटा, विद्युत चुंबकत्व वाले इस यंत्र में दो प्रकार के लोहे के रोलर व उन पर घूमने वाला पट्टा होता है। तो देखो दिखाता हूं मैं किस प्रकार से होता है ये। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। देखो ऐसा संरचना होती है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये रोलर होते हैं दो। एक रोलर तो ये रहा और एक रोलर, दो रोलर है। ये वाला रोलर अचुंबकीय है, मतलब इसमें चुंबक का गुण नहीं है। और ये वाला जो रोलर है इसमें, सॉरी बेटा, चुंबकीय रोलर है। ये कैसा रोलर है? ये आपका अचुंबकीय रोलर, मतलब इसमें चुंबक का गुण नहीं है। और ये आपका चुंबकीय रोलर, इसके अंदर चुंबकीय गुण है। अब देखो बेटा क्या होता है, ये रोलर लगे हुए रहते हैं, इनके नीचे, एक तो इस रोलर के नीचे, इस रोलर के नीचे एक संग्राहक पात्र रखा जाता है। क्या रखा जाता है? संग्राहक पात्र, जिसके अंदर इकट्ठा करेंगे हम, जिसके अंदर इकट्ठा करेंगे किसको? ऐसक को। और एक को इससे थोड़ा डिस्टेंस में रखा जाता है, एक पात्र को यहां रखा जाता है। दो बर्तन होते हैं, एक बर्तन को यहां रख दिया, एक बर्तन को यहां रख दिया। अब ध्यान दो बेटा, यहां क्या होता है, ऐसक चूर्ण डाला जाता है। यहां से क्या डाल रहे हो बेटा? ऐसक का चूर्ण डाल रहे हो। ऐसक का चूर्ण इसमें आया। अब बेटा ये पट्टा घूम रहा है, ऐसे ये पट्टा घूम रहा है, यहां से चूर्ण डाल दिए। अब ये चूर्ण इसके ऊपर आएगा, पट्टा घूम रहा है ना। तो जो अचुंबकीय घटक हैं, मतलब ऐसे घटक जिनके अंदर चुंबक का गुण नहीं है, मतलब नहीं चिपकने वाले, वो तो क्या करेगा, इस ये घूम रहा है ना, घूम रहा है तो इसको आगे फेंकेगा, ये आगे ही फेंकेगा ना बेटा, क्योंकि ये चुंबकीय पट्टा है। अब जो चिपकने वाले हैं जिनको, तो ये क्या कर लेगा, खुद चिपका लेगा इनको। सही है? तो ये चिपकेंगे तो बेटा ये नजदीक ही रहेंगे ना। तो ये नजदीक रहेंगे तो ये नजदीक वाले डिब्बे में गिर जाएंगे, सब नजदीक वाले बर्तन में गिर जाएंगे। ये कैसे घटक है? चुंबकीय घटक, मतलब इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। और ये अचुंबकीय घटक मतलब अशुद्धि, क्या है? अशुद्धि के अंदर चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, तो ये दूर वाले इसमें चले जाएंगे।
तो ये आपका संग्रह, इसमें इसके माध्यम से क्या हुआ बेटा, आपका अयस्क अलग हो गया और अशुद्धि अलग हो गई। तो इसमें चुंबक का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जा रहा है? चुंबक का यूज किया जाता है। समझ में आया बेटा? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हाँ, और ये आपका पट्टा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यंत्र बनाया जाता है अयस्कों का सांद्रीकरण के लिए। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, पढ़े इसके बारे में? चित्र तो देख ही लिए। तो चुंबक की पृथक्करण पद्धति ध्यान दो बेटा, कैसे होती है। विद्युत चुंबकत्व वाले इस यंत्र में दो प्रकार के लोहे के रोलर व उन पर घूमने वाला पट्टा होता है। ये अभी हमने देख लिया कि दो रोलर होते हैं और उसके ऊपर पट्टा चढ़ा हुआ होता है। इन दोनों रोलरों में से एक चुंबकीय तथा दूसरा अचुंबकीय। दूसरा कैसा होता है? अचुंबकीय होता है। ठीक है बेटा? ओ बेटा, आवाज नहीं, यहां सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। ठीक है, तो दो चुंबकीय रोलर होते हैं, उनके ऊपर पट्टा चढ़ा हुआ होता है। एक रोलर चुंबकीय होता है और एक रोलर अचुंबकीय होता है। ध्यान दो, अचुंबकीय रोलर की ओर से पट्टे के ऊपर अयस्क चूर्ण गिराया जाता है। मतलब इधर अचुंबकीय था, इधर चुंबकीय था, तो अचुंबकीय रोलर जो है उसकी तरफ से क्या गिराए हैं? अयस्क चूर्ण गिरा रहे हैं। चुंबकीय रोलर के नीचे दो संग्राहक पात्र रखे होते हैं, और वो जो चुंबकीय रोलर था ना, उसके नीचे दो बर्तन रख दिए, दो पात्र रख दिए इकट्ठा करने के लिए, संग्राहक पात्र रख दिए। ठीक है, अयस्क के चुंबकीय घटक चुंबकीय रोलर पर चिपके रहने के कारण रोलर के पास रखे संग्राहक पात्र में गिरते हैं। अब बेटा, अयस्क के चूर्णों के अंदर क्या होता है? चिपकने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अयस्क क्या करते हैं, जो नीचे जो संग्राहक पात्र रखा हुआ है, जो मैंने अभी दिखाया था, उसमें अयस्क का चूर्ण गिर जाता है। जो शुद्ध अयस्क है उसके अंदर गिर जाता है। और अयस्क के अचुंबकीय घटक जिनमें चिपकने का गुण नहीं है, जो अशुद्धि है, ठीक है, वह दूर रखे संग्राहक पात्र में गिरते हैं। समझ में आया बेटा? इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण पद्धति से अयस्क के घटक चुंबकीय गुणधर्म के कारण अलग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शिट्राइट, या एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, इस प्रकार से अलग कर दिया अशुद्धि को। उदाहरण के लिए दो बेटा, कैल्शिट्राइट। कैल्शिट्राइट ध्यान दो बेटा, ये क्या है? अयस्क है। क्या है बेटा? ये अयस्क। क्या है बेटा? ये अयस्क। टिन धातु का अयस्क है। एग्जाम में आपको पूछ ले, ध्यान दो, यहां एग्जाम में पूछ लिया कैल्शिट्राइट कौन सी धातु का अयस्क है? टिन धातु का। या फिर टिन धातु का अयस्क कौन सा है? कैल्शिट्राइट। क्या है? कैल्शिट्राइट। ठीक है, इस अयस्क में स्टेनिक ऑक्साइड, जिसका अनुसूत्र होता है SnO2, अचुंबकीय घटक और फेरस टंगस्टन FeWO4 चुंबकीय घटक होता है। देख लिया बेटा? क्योंकि हम चुंबकीय पृथक्करण पद्धति में दो रोलर होते हैं, एक चुंबकीय होता है, एक अचुंबकीय होता है। अभी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको बताया गया है। गणेश, शूटर ही ऐसा करेगा तो फिर बाकी पब्लिक तो करेगी ना बेटा। हाँ, तो ध्यान दो बेटा, कैल्शिट्राइट ये क्या है बेटा? अयस्क है। क्या है बेटा? अयस्क है। कौन सी धातु का? टिन धातु का अयस्क है। अब इसके अंदर बेटा चुंबकीय घटक भी होते हैं और अचुंबकीय घटक भी होते हैं इस अयस्क के अंदर। अब इसके अंदर देखो स्टेनिक ऑक्साइड। क्या बोला बेटा? स्टेनिक ऑक्साइड, जो कि अचुंबकीय होता है। कैसा होता है बेटा? अचुंबकीय होता है। अचुंबकीय है तो इसको रोलर आगे फेंक देगा, सही है। और इसके अंदर फेरस टंगस्टेट भी होता है, फेरस टंगस्टेट, जिसका अनुसूत्र होता है FeWO4, जो कैसा होता है बेटा? चुंबकीय। तो उस नीचे जो रोलर रखा है ना, रोलर के नीचे जो बर्तन रखा है उसके अंदर गिरेगा बेटा। ये समझ में आया? हाँ, तो एग्जाम में आपको पूछे तो बता देना बेटा। ठीक है, तो इनका ध्यान रखोगे। कैल्शिट्राइट कौन सी धातु का अयस्क है? टिन धातु का। अगर आपके एग्जाम में बेटा पूछे जा सकते हैं, आपको ऐसे पूछेगा, यहां लिख देगा एल्यूमिनियम। क्या लिख देगा? एल्यूमिनियम लिख देगा। ठीक है, यहां पे टिन लिख देगा। क्या लिख नाम? एल्यूमिनियम धातु दे दिया, टिन धातु दे दिया, पारा दे दिया। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया सीनाबाद। क्या लिख दिया? सीनाबाद। ठीक है, और आपको लिख के दे दे कैल्शिट्राइट। कैल्शिट्राइट। ठीक है, और लिख के दे दे बॉक्साइट।
ठीक है बेटा, बॉक्साइट। आपको बोलेगा कि इनको मैच करो, इनको क्या करो, मैच करो, मिलाओ, क्या करो बेटा, मिलाओ। तो देखो बेटा कैसे मिलाना है, अगर आपको याद रहेगा, आपने पढ़ा है इसको कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका ऐसक बॉक्साइड होता है, क्या होता है, बॉक्साइड। तो इसको बॉक्साइड से मिलाना है, ठीक है बेटा। टिन धातु है, टिन धातु का क्या होता है बेटा, कैल्साइट। अभी पढ़ा है, ये टिन धातु है, इसका ऐसक क्या है, कैल्साइट, पढ़ा है ना। हाँ, तो टिन धातु को किससे मिलाओगे, कैल्साइट से, ठीक है बेटा। पारा है, क्या है, पारा। तो पारा का क्या होता है बेटा, सीना बार, ठीक है बेटा। तो इसका ऐसा क्या होता है, तो ऐसा मिलाना है आपको, अगर आपको एग्जाम में बोले तो। आपको मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, धातुओं के क्या याद रखने हैं आपको, ऐसक भी याद रखने हैं, याद रखोगे। आपकी बुक जो है बेटा, ये नोट्स तो पढ़ोगे ही, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ही लिया। इसके अलावा आपको डाइजेस्ट में से और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। ये जो मैं पढ़ाता हूं आपको, ये तो पढ़ना ही है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसके अलावा आपको डाइजेस्ट से क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं, बुक में भी देखने हैं, किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। लेकिन किस तरीके से पूछेगा, क्या पूछेगा, वो आप डाइजेस्ट में क्वेश्चन देखोगे ना अलग अलग तरीके के, तो आपको समझ में आएगा कि हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, फिर आपको डर नहीं लगेगा। सही है बेटा। तो बेटा ऐसकों के सांद्रीकरण पद्धति के अंदर गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति हो गई। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति के दो प्रकार हो गए, विफल्य टेबल और जल शक्ति पर आधारित। दूसरी कौन सी पद्धति पढ़ लिया हमने, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, ठीक है। और इसके बाद में अब तीसरी पढ़ेंगे बेटा, फैन उत्प्लावन पद्धति। कौन सी पढ़ेंगे, फैन उत्प्लावन पद्धति। तो नाम से ही समझ गए होंगे बेटा, समझ गए क्या, फैन, फैन मतलब झाग, क्या बेटा, झाग। तो देखो कैसे झाग का उपयोग करके कैसे सांद्रीकरण किया जाता है, ध्यान दो बेटा, आवाज नहीं, और जोश में रहो। हाउ इज द जोश, शाबाश। फैन उत्प्लावन पद्धति जल स्नेही व जल विरोधी गुणधर्मों पर आधारित है। ये जो फैन स्नेही पद्धति है बेटा, ये जल स्नेही, जो जल से स्नेह करते हैं, जल में घुल जाते हैं, और जल विरोधी, जो जल का विरोध करते हैं, इन दोनों गुणों के ऊपर यह पद्धति क्या है, ऊपर आधारित है, डिपेंड है। समझ में आ गया बेटा। इस पद्धति में बारीकी पिसे हुए ऐसक को पानी से भरी हुई एक बड़ी टंकी में डालते हैं। क्या बोला बेटा, इस पद्धति के अंदर क्या किया जाता है, जो ऐसक होता है ना, बारीक पिसा हुआ ऐसक है, उसको क्या करते हैं, पानी से भरी हुई टंकी के अंदर डालते हैं, झाग बनाने वाले तेल और पानी में डालते हैं। ध्यान देना बेटा, झाग बनाने वाले तेल और पानी में डालते हैं। मतलब ये जो झाग बनाने वाला तेल आता है जिससे झाग बनते हैं, उस तेल को पानी के अंदर डाल देते हैं, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, फिर वो तेल क्या करता है, पानी में झाग बना लेता है। पानी में क्या बना लेता है, झाग बना लेता है। समझ में आ रहा है बेटा। तो ध्यान दो बेटा, और उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। ध्यान दो बेटा, जो जैसे 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 आपको मैं बताए जा रहा हूं, आप दिमाग में इमेज क्रिएट कर लिया करो, दिमाग में इमेज क्रिएट कर लिया करो। मतलब क्या है कि ये जो फैन उत्प्लावन पद्धति है, ये ऐसक सांद्रीकरण पद्धति है। ऐसक को से कैसे अशुद्धियां दूर की जाती है, वो वाली पद्धति है, 3 नंबर की है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि यह पद्धति जल स्नेही व जल विरोधी इन गुणधर्मों के ऊपर आधारित है, ठीक है बेटा। अभी हमने देखा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इस पद्धति में बारीक पिसा हुआ जो ऐसक है वो पानी से भरी हुई टंकी के अंदर डालते हैं, और उस टंकी के अंदर तेल डाला जाता है, और वो तेल जगून देता है, ठीक है बेटा। क्या देता है, जगून देता है, झाग देता है बेटा। झाग, उस तेल से झाग निकलते हैं बेटा। क्या निकलते हैं, झाग निकलते हैं, ठीक है बेटा। तो उस तेल को उस पानी की टंकी में डाल दिया जाता है, और उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। मतलब हवा का झोंका उस पानी के अंदर घुमाते हैं, उस टंकी के अंदर घुमाते हैं। देखो बेटा, टंकी ली आपने बड़ी, उस बड़ी टंकी के अंदर तेल डाल दिया, तो उससे तेल से क्या होगा, झाग निकलेंगे। क्या निकलेंगे, झाग। और एक हवा का झोंका उस पानी के अंदर घुमाया जाता है,
और ऐसा का चूर्ण भी आप उसमें डाल देते हैं। ठीक है, पानी की इस टंकी में स्वयं के अक्ष पर घूमने वाली एक मंथनी लगी हुई होती है जिसके उपयोग की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अब उस पानी की टंकी है, उसके अंदर एक मथनी भी लगी हुई होती है, घूमने का काम करती है। देखो वो किस प्रकार से होती है, इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ऐसा बेटा, ये आपकी पानी की टंकी है। क्या है बेटा? एक पानी की टंकी। अब वो जो मथनी लगी हुई है, वो मथनी देखो ये रही। ठीक है बेटा, इसको क्या किया जाता है बेटा? घुमाया जाता है। इसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। ठीक है, इधर से आप क्या कर रहे हो? ऐसा का चूर्ण डालते हो। ठीक है, और हवा का प्रवाह है, इसको घुमाकर क्या किया जाता है बेटा? हवा का प्रवाह दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से चित्र होता है फैन उत्प्लावन पद्धति का। यहां से मृदा अशुद्धि निकलती है। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर जो झाग हैं, जो बुलबुले हैं, पानी और पाइन तेल। तेल कौन सा है? पाइन तेल। समझ में आया बेटा? जिससे झाग निकलते हैं। इस तेल से क्या निकलेंगे? झाग। जैसे इसको पानी में मिलाएंगे क्या निकलेंगे? झाग। तो इस प्रकार से ये डायग्राम होता है। डायग्राम को देख लो बेटा, समझ लो ये किसका डायग्राम है? फैन उत्प्लावन पद्धति का डायग्राम है। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा? अयस्कों का सांद्रीकरण करते हैं, अयस्क से अशुद्धि को दूर करते हैं। समझ में आया बेटा? अब कैसे इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं बेटा। देखो, टंकी ली, ठीक है, उसके अंदर पाइन तेल डाला, उसके अंदर चूर्ण भी डालते हैं अयस्क का, घुमाया जाता है मथनी को उसके अंदर। ठीक है बेटा, उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। पानी की इस टंकी में स्वयं के अक्ष पर घूमने वाली मथनी लगी हुई रहती है, जो अभी आपको दिखाया। वो मथनी आवश्यकता के अनुसार घुमाई जाती है, आवश्यकता के अनुसार घुमाई जाती है। जब जब जरूरत लगे उस मथनी को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। आगे देखो बेटा, इस टंकी में हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं। जो हवा का झोंका आप दे रहे हो इस पानी में, उससे क्या बनता है? बुलबुले। क्या बनते हैं बेटा? बुलबुले। और मथनी के घूमने के कारण तेल, पानी व बुलबुले आपस में मिलकर झाग बनाते हैं। मथनी के घूमने के कारण इस टंकी में आप हवा का झोंका दे रहे हो, हवा के झोंके तो क्या करते हैं? बुलबुले बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आप मथनी को घुमा रहे हो। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था मथनी, तो उस मथनी को घुमाते हो तो उसके कारण क्या होता है? जो तेल होता है, जो पानी होता है और जो बुलबुले बन रहे हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये झाग पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। अब जो झाग बन रहा है ना तेल के कारण, वो पानी की सतह पर तैरेगा, ऊपर पानी की सतह पर तैरेगा। पानी के ऊपर सतह है ना, उसके ऊपर वो जगून तैरने लगते हैं, झाग तैरने लगते हैं। इस कारण इस पद्धति को फैन उत्प्लावन पद्धति कहते हैं। तो बेटा इसी कारण, यहाँ पे अण लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये झाग पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, इसी कारण इस पद्धति को फैन उत्प्लावन पद्धति कहते हैं। समझ में आया बेटा? आगे देखो, सल्फाइड अयस्कों के कारण तेल में भीगने के कारण झाग के साथ पानी पर तैरने लगते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है, अयस्कों का सांद्रीकरण कर रहे हैं, तो सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं वो तेल में भीगने के कारण, तेल में भीग जाते हैं वो, इसके कारण झाग के साथ पानी पर तैरने लगते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। उन्हें अलग कर लिया जाता है। तो पानी के ऊपर वो झाग के साथ तैरने लगते हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है? सल्फर अयस्क को अलग कर लिया जाता है, सल्फाइड अयस्क को। ठीक है बेटा, उदाहरण के लिए ध्यान दो बेटा, उदाहरण यहां पे लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए जिंक Zn। ठीक है बेटा, जिंक है ये। ठीक है बेटा, जिंक ब्लेंड, क्या है ये? ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिसको क्या लिखते हैं? ZnS। ठीक है, वह कॉपर पाइराइट CuFeS2 क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट। क्या बोला मैंने? उदाहरण के लिए जिंक ब्लेंड, जिसको हम ZnS बोलते हैं, और CuFeS2 जिसको कॉपर पाइराइट बोलते हैं, के सांद्रीकरण के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा बेटा, ये जिंक ब्लेड है, ये भी अयस्क है। क्या है बेटा? अयस्क है। ठीक है, और कॉपर
पाइराइट, ये भी क्या है, अयस्क है, CuFeS2 और ZnS, ये दोनों अयस्क है। जब इनका सांद्रीकरण किया जाता है तो इस फेन उत्प्लावन पद्धति का उपयोग किया जाता है। समझ में आया बेटा? yes, पक्का? yes, ठीक है। तो ये 3 पद्धतियां हो गई अयस्कों के सांद्रीकरण की। ठीक है बेटा? अब चौथी पद्धति देखें। चौथी पद्धति कौन है? निच्छालन। कौन सी है? निच्छालन। ध्यान दो बेटा, चौथी पद्धति है निच्छालन। क्या नाम है इसका? निच्छालन। इस पद्धति में अयस्कों को एक विशिष्ट विलयन में भिगोकर रखते हैं। ध्यान दो बेटा, इस पद्धति में क्या किया जाता है, जो अयस्क होता है ना बेटा, इसको एक विशिष्ट विलयन के अंदर, विलयन मैंने आपको बताया था अभी विलय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब कोई ना कोई एक विलयन होता है जिसके अंदर अयस्कों को भिगाया जाता है। अयस्कों को क्या किया जाता है? भिगाया जाता है। इस विलयन में अयस्क क्रिया करके घुल जाते हैं। बेटा उस विलयन में अयस्क को मिला दिया, विलयन के अंदर अयस्क को क्या कर दिया? मिला दिया। अब वो अयस्क क्या करते हैं, उस विलयन के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? घुल जाते हैं। उसके अंदर क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। मृदा अशुद्धि क्रिया नहीं करती है। अब जो अशुद्धि है, मृदा वगैरह, मिट्टी वगैरह, वो उस विलयन से क्रिया नहीं करेगी। ठीक है? जिसके कारण वह घुलती नहीं है। आपने अयस्क लिया, अयस्क को एक विलयन के अंदर घोल दिया, अयस्क को विलयन के अंदर घोल दिया, तो अयस्क क्या होता है? विलयन से क्रिया कर लेता है, क्रिया करके उसके अंदर घुल जाता है। लेकिन मिट्टी क्या होती है? वो क्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है, अभी क्रिया नहीं करती है, और वो घुलती नहीं है, घुलती नहीं है। इस प्रकार अयस्क और मृदा अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। यही आपकी निक्षालन पद्धति हो गई। निक्षालन पद्धति में क्या होता है? अयस्क को एक विलयन के अंदर घोल देते हैं और विलयन में घोलकर अशुद्धियों को दूर किया जाता है। क्योंकि जो अयस्क होता है वो तो विलयन से क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और विलयन में घुल जाता है। लेकिन मिट्टी क्या होती है? वो अभिक्रिया नहीं करती है और वो तली में जमा हो जाती है, अलग हो जाती है। इस प्रकार से ये है निक्षालन पद्धति। कौन सी पद्धति है? निक्षालन पद्धति। तो हमने 4 पद्धतियां देख ली कि कैसे अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है, कैसे अयस्कों से अशुद्धियां दूर की जाती है। तो पहली पद्धति हमने देखी बेटा, गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। उसके भी 2 प्रकार थे, एक तो विफल्ली टेबल गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति और दूसरी थी जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। फिर बाद में दूसरी पद्धति देखी हमने, चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, जिसमें चुंबक का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है? 2 रोलर थे उसमें। ठीक है? इसके बाद में तीसरी थी फेन उत्प्लावन पद्धति। फेन मतलब जिसमें जाग, मतलब जो पानी की टंकी थी उसके अंदर तेल मिलाया जा रहा था जिससे जगून निकल रहा था, और उसमें मथनी होती थी और उसमें हवा का झोंका दिया जाता जिससे बुलबुले बनते थे और जगून बनते थे, और ऊपर से क्या डालते थे? अयस्क डालते थे और मथनी को घुमाया जाता था। मथनी को घुमाने के कारण जो बुलबुले हैं और पानी है और अयस्क आपस में घुल जाते थे। ठीक है बेटा? और जो अयस्क था वो फिर तैर के पानी के ऊपर आ जाता है जगून के साथ में। ठीक है? ऐसे पृथक्करण किया जाता है। चौथी पद्धति थी निक्षालन पद्धति, जिसके अंदर क्या होता है? अयस्कों को एक विलयन के अंदर मिलाते हैं, विलयन के अंदर अयस्क क्रिया कर लेते हैं, विलयन में घुल जाते हैं। ठीक है बेटा? और जो मृदा शुद्धि होती है वो नहीं घुलती है, वो अभिक्रिया नहीं करती है, वो पेंदी में जमा हो जाती है। इस प्रकार से अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। तो सभी को समझ में आया बेटा? yes, sir. किसी को कोई डाउट? no, sir. शाबाश। और अगर डाउट हो भी तो मुझे पूछना बेटा। ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। ठीक है? तब तक के लिए